में अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नए गठन के बाद इस पहले अनुपूरक बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव प्रदेश के हित में और जनहित में अनुपूरक बजट पर अपने बातों को रखते हुए इस सदन में प्रस्तुत किए हैं। हम सब जानते हैं कि मार्च 2022 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का गठन प्रदेश के अंदर हुआ और लगभग 37 वर्ष के बाद एक ऐसा अवसर आया था जब सत्ता में रहते हुए कोई दल फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद और समर्थन, यह जन विश्वास का प्रतीक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस देश को यही मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस थीम को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी। व्यापार जन समर्थन उसकी परिणति थी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के लिए एक ऐसा प्रदेश जो देश के विकास में सहयोगी बनने के बजाय बाधक था।
बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग ये मानते थे कि भारत इसलिए प्रगति नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के राज्य को उस प्रकार के नेतृत्व और उस प्रकार का कोई भी विजन वहां पर देखने को नहीं मिलता था। दंगे होते थे, वोट बैंक बना करके लोग एक दूसरे की भावनाओं को एक साथ जिस रूप में खिलवाड़ करते थे वो सबके सामने था। लेकिन विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश के आम जनमानस के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है और उस नए विश्वास के साथ हर तबके का व्यक्ति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके, क्या गरीब हो, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या युवा, समाज का हर तबका सरकार के विकास के विजन के साथ अपने आप को जोड़ करके न केवल गौरव की अनुभूति करता है बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। कोविड कालखंड इसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है, वो यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे। 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर के उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश ने साबित किया और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 45 लाख लोगों को एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास मिल जाना, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना। प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे
कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग, धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपना न केवल ईज ऑफ लिविंग में बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। और महोदय, आज जब हम लोग यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को लेकर के सदन में इस पे चर्चा हुई, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अनुपूरक बजट को लेकर के देखेंगे तो हमारा एक प्रदेश शासन का 22-23 का ये बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी सोच के साथ हम कार्य कर सकें। और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आज देश के अंदर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है, वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार ने अपनी इस वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। बजट में एफआरबीएम की सीमा को कोविड-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उसको उस सीमा के दायरे में रहकर के बजट भी बनाया। प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है। और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है, स्वाभाविक जिज्ञासा थी हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए। और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिन पर लगातार कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यहां पूरा बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है।
प्रस्तावित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़े लक्ष्य को लेकर के, निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और जैसे हुआ भी कोविड कालखंड के दौरान विगत 5 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। आप अनुमान करेंगे उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन का कार्य भी हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में संपन्न किया है। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी है, उसने प्रोडक्शन अपना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेक आईटी और आईटीएमएस के अंतर्गत ढेर सारा निवेश हुआ और अलग अलग सेक्टर में ये निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। खासतौर पर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, ये सभी क्षेत्रों के आसपास के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात, फिरोजाबाद और इसके आसपास के जनप्रतिनिधि हमेशा इस बात को कहते थे कि आलू और मकई के उत्पादन का क्षेत्र है, कुछ यहां पे प्रोसेसिंग सेंटर लगने चाहिए। पेप्सिको का पहला सेंटर मथुरा के कोसी कला में स्थापित हो चुका है, उसने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। लाखों किसानों से आलू खरीदने की जिम्मेदारी और उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रोडक्ट बना करके उन्हें भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य वो कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश की एक नई ब्रांड बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का एक पहले से ही बेहतरीन क्लस्टर था, उपेक्षा के कारण मृतप्राय होता जा रहा था। हमने उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उससे एक ब्रांड दी, हमने उसको मार्केट दिया। आज परिणाम है वह फिर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब हो रहा है। ये एमएसएमई आज हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है अर्थव्यवस्था के लिए। और इस दिशा में जो प्रयास आज प्रारंभ हुए हैं उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसने हमारे प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगने से भी किया है। जिस प्रदेश में 15-16 तक एक्सपोर्ट लगभग 50 से 55 हजार करोड़ रुपए था, आज उसी प्रदेश का अगर 21-22 का एक्सपोर्ट देखेंगे तो वह 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क रखता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और इनका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर दादरी के पास पड़ता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बेहतरीन केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने निवेश की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ कर दिया है और इनलैंड वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जो राज्य लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता था, ये हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी, उस राज्य को हम लोगों ने वाटरवे के साथ जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सपोर्ट की जो चैलेंज थे हमारे सामने, उस कमी को दूर करने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की और इसके विस्तार की दिशा में हम भारत सरकार के साथ मिलकर के इसको और विस्तार देना चाहते हैं। इस प्रकार मैं भी पिछले दिनों बलिया गया था। बलिया से मुझे वहां की सब्जी, वहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की गई, उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए और सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानी यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है। लखनऊ काम, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर जो अन्नदाता किसान या हमारे जो बागवान हैं, ये फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है, यह इस एक्सपोर्ट के माध्यम से, लैंड वाटरवे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं।
हमारी चीनी मिलें जो चीनी उत्पादन कर रही हैं, कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलाई और इन 119 चीनी मिलों को चलाने के साथ ही हम लोगों ने यह भी किया है कि अब उत्तर प्रदेश से चीनी अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रही है। यानी जिस राज्य में माना जाता था चीनी मिलें बंद, आज 17 के पहले चीनी मिलें लगभग बंद होने के कगार पर थी, उससे पहले 10 वर्षों तक चीनी मिलें लगभग ज्यादातर बंदी के कगार की ओर जा रही थी। पिछले 5-5.5 वर्ष के अंदर न केवल चीनी मिलें चली हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादन राज्य के रूप में भी उभरा है और अन्नदाता किसानों को अब तक 1,81,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। 6 एक्सप्रेसवे के साथ एयर कनेक्ट, बेहतरीन कनेक्टिविटी एयर की भी हम लोगों ने दी है। 7 एक्सप्रेसवे के वर्तमान में हम लोग कार्य करवाने जा रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से, और ये भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक गति देगा। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इनसे उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी होगी वो 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। हम ज्यादातर कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदल चुके हैं। शेष पर हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जोड़ना चाहिए। हर तहसील मुख्यालय और ब्लॉक विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। ये सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। और वही एयर कनेक्टिविटी को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेट राज्य है और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं जो 77 गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 के एमओयू हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू हो चुका है, जिन्हें शीघ्र हम संचालित करने की सामर्थ्य रखते हैं, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को एक नई गति दी है और उसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन यहां पर मैन पावर, हमारे पास देश का सबसे अच्छा युवा हमारे पास है, सबसे ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा हमारे पास है। उस युवा के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है, स्थानीय नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था में यह कार्य यहां पर प्रारंभ किया और इसलिए इस अनुपूरक बजट को सदन के सम्मुख लेके आना पड़ा है, जो 33,769 करोड़ 55 लाख रुपए का एक कुल अनुपूरक बजट है। महोदय, बजट हमारा जो मूल बजट आया था, जो उसे मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह अब मिलाकर मूल बजट हम लोग लेकर आए थे, वह आया था 6,15,000 करोड़ रुपए का आया था और अब ये मिलाकर के लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हमारा पूरा 22-23 का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के आकार के अनुरूप ये बजट बनने जा रहा है। इसमें जिन चीजों पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है और वह है कि एक तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रमुख शर्तें हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण गति दे सकता है, इसमें एक अर्बनाइजेशन उसकी एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। हमने प्रदेश के अंदर नए नगर निकायों के गठन भी किए, नए शहरों के विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं, कुछ नए मॉडल इसके लिए तैयार किए जा रहे हैं और नए शहरों के विकास के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग नई टाउनशिप स्थापित की जा सके, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं, जो हम लोग इन नए शहरों के विकास में कार्य कर सकेंगे। एमएसएमई सेक्टर को भी गति देने के लिए निजी पार्क स्थापित किए जा सके, इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा सके। एमएसएमई की उत्तर प्रदेश की पॉलिसी देश की बेहतरीन पॉलिसीज में से एक है, जिसमें से हम लोगों ने 1000 दिन तक किसी भी निवेशक को इस बात की छूट दी है, 1000 दिन तक वो अपना निवेश करें
अपने उद्योग को संचालित करे और बाकी औपचारिकताओं को 1000 दिन के अंदर वो अपना पूरा कर ले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने उत्तरबद्ध किया है। अब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में निजी पार्क की स्थापना के लिए और इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना के लिए यहां पर हमने व्यवस्था दी है। एक्सप्रेस हाईवे हमारे हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी के माध्यम न बने बल्कि इसका हम बेहतरीन उपयोग कर सकें। इन एक्सप्रेस हाईवे पर हम जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर विकसित कर सकें। इस दृष्टि से भी बजट में 8000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है और ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको विकसित कर सकेंगे यह व्यवस्था। दूसरा, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष ही इस पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान की जो घोषणा की है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। खासतौर पर अब तक होता क्या था, कोई प्रोजेक्ट बनता था और बिना किसी प्लानिंग के वह कभी कभी अटक जाता था। एनओसी में बहुत समस्या होती थी। अब किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के पहले आप पीएम गतिशक्ति नेशनल जो प्लान बना है उस प्लान के अंतर्गत उसको आप डालेंगे, अपने आप ही आपको पता लग जाए कि इसका अलाइनमेंट की मार्ग में कोई बैरियर तो नहीं है। बैरियर है तो इसको हटाने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए और उस पूरी प्रक्रिया को ऑटो मोड पर उस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बार होता क्या था, जैसे हम लोग जाते हैं बलिया ही जाते हैं, तो बलिया जाने के लिए देवरिया से बलिया जाते हैं तो भागलपुर का एक ब्रिज है। आप देखते होंगे भागलपुर का ब्रिज साल में एक बार कई दिनों के लिए बंद होता है क्योंकि उसकी मरम्मत की कार्रवाई होती है। और मरम्मत कहां अक्सर होता था, अक्सर हम लोग देखते थे। प्लानिंग के समय कमी, अलाइनमेंट वहां पर या तो सॉइल टेस्ट में या फिर उसके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं उस समय कोई गलती थी जिसको समय रहते उसका समाधान नहीं हो पाया। कारण है जिंदगी भर वह कमी उसकी बनी रहेगी। आज के दिन पर पीएम गतिशक्ति आपको इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है कि आपके सामने पहले से ही इस प्रकार के अलाइनमेंट को तय करने के लिए पूरा ऑप्शन होंगे कि आपको कहां पर इस परियोजना को लागू करना है, जिससे आने वाले समय में इसका भरपूर लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। और इसके लिए भी हम लोगों ने बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और साथ साथ अन्य सभी कार्यक्रमों को लेकर के भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उससे जुड़े हुए इंसेंटिव, उससे जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहां पर दी है। अन्नदाता किसानों के उसको ध्यान में रखते हुए भी पहली बार हुआ आजादी के बाद जब अन्नदाता किसानों के निजी नलकूप में जो हम लोगों ने टैरिफ में 50% की छूट दी थी, उसके कारण पावर कारपोरेशन को जो लॉस हुआ होगा उसके लिए पावर कारपोरेशन को 1250 करोड़ रुपए की राशि इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के अंदर चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन चीनी मिलों के विस्तारीकरण की कार्रवाई को और वहां पर नए जो संयंत्र लगने हैं, इन सब के लिए डिस्टिलरीज वगैरह की स्थापना होनी है। इसके लिए भी कार्रवाई करने की इस पर हम लोगों ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। युवाओं के लिए खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो युवा कार्य वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि केवल पाठ्यक्रम तक हम उन्हें सीमित न रखें बल्कि स्पोर्ट्स भी और अन्य तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो अपना विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था को देने में हम सफल तब हुए जब हम लोगों ने पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, पुलिस रिफॉर्म किए, पुलिस का आधुनिकीकरण किया, पुलिस
विभाग में हम लोगों ने आधुनिकीकरण की दिशा में तमाम प्रयास प्रारंभ किए। ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई, ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाए गए, 1,64,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया और उत्तर प्रदेश 7 जनपद ऐसे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। 4 में पहले से था, 3 नए पुलिस कमिश्नरेट की घोषणा अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर हुई है। उनके लिए उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा प्रदेश के अंदर हम लोग साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सके, हर रेंज स्तर पर साइबर थाने की स्थापना। आज के समय में अपराध की प्रकृति की बदलती भी प्रकृति को अपराध की बदलती हुई प्रकृति को ध्यान में रखते हुए FSL लैब्स की स्थापना और उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल लखनऊ में हम लोगों ने पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, बल्कि हमारा प्रयास है कि नए सत्र में इस इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो, डिप्लोमा और डिग्री के पाठ्यक्रम प्रारंभ हो, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवान उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ करके और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सके और उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में जो मैन पावर की कमी है या देश के अंदर कमी है उसको भी दूर कर सकें। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था इस व्यवस्था को इसके साथ जोड़ा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में प्रयास बेहतरीन तरीके से विगत 5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये 5 वर्ष के दौरान जो कार्य हुए हैं, भारत सरकार ने 10 सिटी उत्तर प्रदेश की ऐसी थी जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश के अंदर चयन किया गया था। सिर्फ 7 हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे थे जिन पर राज्य सरकार ने अपने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उन्हें लिया। इसमें बेहतरीन कार्य हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की सिटी और उत्तर प्रदेश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो हम लोगों ने कार्य प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर किए हैं, वह देश के अंदर उन सभी कार्यों की सराहना होती है। खासतौर पर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश के शहर गंदे दिखते थे, जहां देखो कूड़े का ढेर दिखता था, सड़कों पे सीवर और नालियों का पानी बहता था, अस्त व्यस्त जैसी व्यवस्था थी। आज उसको सुधारने की कार्रवाई हुई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को हर स्मार्ट सिटी के अंदर लागू करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। हम लोग 2019 के प्रयागराज कुंभ को करने में सफल हुए। उनमें से एक कारण था ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसके माध्यम से कुंभ की एक एक गतिविधि पर हम एक जगह से नजर रख सकते थे और फिर उसके अनुरूप वहां पर कदम उठा सकते थे। और आज ये कार्य हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रयागराज में एक मॉडल हमारा सफल हुआ, तो प्रयागराज के बाद हम लोगों ने अपने उन सभी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर न केवल ITMS को बनाया है, बल्कि अब ITMS को सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हो रही है। हमें आश्चर्य होता था 2016 में निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने उस समय सेफ सिटी की परियोजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था, लेकिन आश्चर्य था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक कोई भी सेफ सिटी नहीं बन पाई थी। एक भी सिटी को सेफ सिटी में नहीं बदला गया था। आज हम 18 सिटी ऐसी हैं हमारी, गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो 17 नगर निगम है, वह गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, इन सभी 18 को हम लोग न केवल ITMS के साथ जोड़ने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़े, बहुत सारी जगह कार्य पूरा हो चुका है, बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और न केवल स्मार्ट सिटी मिशन और गृह विभाग मिलकर उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे 18 सिटी देश के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसके अगले कुछ समय के दौरान 18 सिटी ऐसी होंगी जो सेफ सिटी अपने आप को घोषित कर सकती है। और सेफ सिटी के अंदर न केवल अपराध कम होगा
बल्कि ट्रैफिक की ऑटो मोड पर पूरी व्यवस्था चलती हुई दिखाई देगी और हर व्यक्ति उस व्यवस्था से संतुष्ट होगा। इस कार्रवाई को जहां पे हम लोगों ने लागू किया है उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं, उसके लिए भी व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने की है। और साथ साथ इसमें ये भारत के लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और साथ साथ अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 देशों का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। भारत अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देशों का नेतृत्व करेगा। G20 के वे बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, भारत अगले एक वर्ष तक उसका नेतृत्व करेगा। ये गौरव की बात है। G20 के कुछ समिट उत्तर प्रदेश के अंदर भी आयोजित होने हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है। उसके लिए भी एक मद यहां पर दिया गया है जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जिस एक इवेंट ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था वो था प्रयागराज कुंभ 2019। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के माध्यम से भव्य और दिव्य कुंभ का जो मैसेज प्रयागराज कुंभ ने दिया था, देश के अंदर से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। जो आया अभिभूत होके गया, अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन करके, स्नान करके जो आया वहां की व्यवस्था देख करके अभिभूत था। दिव्य और भव्य कुंभ के साथ जुड़ करके वह अपने आप में प्रधानमंत्री जी के प्रति और राज्य सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करके गया। यह हमारे लिए गौरव की बात थी और 2025 में हमारी सरकार को फिर से भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। अब से हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और दिव्य और भव्य कुंभ फिर से उत्तर प्रदेश का दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनेगी। उसको लेकर के अभी से हम प्रयास भारत सरकार के साथ मिलकर के इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, मेडिकल एजुकेशन में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी प्रगति की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1947 से 2017 के बीच में राज्य के अंदर केवल 12 से 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, आज हम लोग एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, पिछले 5.5 वर्ष के दौरान 35 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण राज्य के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग करने में सफल हुए हैं और शेष को पीपीपी मोड पर उतारने की कार्रवाई हमारी चल रही है। मात्र आज के दिन पर 6 जनपद अब ऐसे बच जाएंगे जिन पर हम इस कार्रवाई को, उसमें हम लोग अपनी पॉलिसी को और संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वहां पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ साथ कोविड कालखंड में हम लोगों ने किया था वर्चुअल आईसीयू के माध्यम से। हमारे पास उस समय उतने एक्सपर्ट नहीं थे। हम लोगों ने उस समय ट्रेनिंग की कार्रवाई, मास्टर ट्रेनर लखनऊ में हम लोग एससीपीजीआई, केजीएमयू या आरएमएल में बनाते थे, फिर इन्हें जनपद में जोड़ते थे, जनपद में ट्रेनिंग देते थे, फिर यहाँ के एक्सपर्ट के साथ हम वर्चुअली उनकी बैठक करवाते थे। ये जितने भी हमने आरटीपीसीआर के लैब स्थापित किए, उनके टेक्नीशियंस को, उनके एक्सपर्ट को उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई लगातार हमारी होती थी। प्रतिदिन इसके बारे में वर्चुअल एक संवाद उनका चलता था। अब हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू उस समय भी हम लोगों ने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि जब 2017 में हम लोग आए थे और कोविड 2020 में जब आया था तब प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां पर आईसीयू का एक भी बेड नहीं था, एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू की सुविधा है, वेंटिलेटर मौजूद है। वहां पर चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जहां पे कमी है उसको वहां पे तैनात करने की व्यवस्था की जा रही है, एक्सपर्ट वहां पे तैनात करने की कार्रवाई हो रही है। अब हम उन्हें पीजीआई, केजीएमयू जैसे संस्थानों के साथ जोड़ करके
एक वर्चुअल आईसीयू की सुविधा फिर से हम लोग हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी वहां पर प्रारंभ करने की कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हर एक पीएससी को हम उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो यह हम लोगों ने हेल्थ एटीएम के लिए भी व्यवस्था की है। साथ साथ प्रदेश के अंदर तमाम अन्य उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोल सके, इसके लिए भी व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर परिवार कल्याण विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत या भारत सरकार ने जुड़ी हुई तमाम अन्य चीजों में बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं मातृ मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में आपने देखा होगा उसको काफी हद तक नियंत्रित करने और उसको नेशनल एवरेज के नजदीक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बच्चों का 100% टीकाकरण हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये प्रदेश के अंदर तमाम अन्य जो कार्यक्रम प्रदेश ने इस दौरान किए हैं, इसमें खासतौर पर एक जो महत्वपूर्ण कार्य था उसमें था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रगति। नीति आयोग ने 2018 में देश के अंदर 112 जनपद ऐसे चिन्हित किए थे जिन्होंने विकास की गति जिनकी पीछे रह गई थी। पूरे देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, ऐसे वित्तीय समावेशन जैसे 6 पैरामीटर तय किए थे जिसमें ये सभी राज्य, ये सभी जनपद 112 जनपद पूरे देश भर के थे जो पिछड़े रह गए थे। इनमें से 8 जनपद यूपी के थे। यूपी के जो जनपद थे उनमें से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये 4 जनपद नेपाल के से सटे हुए जनपद हैं। चंदौली, सोनभद्र, यह बिहार से की सीमा से जुड़े हुए जनपद हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश से की सीमा से जुड़ा हुआ है और फतेहपुर, ये 8 जनपद थे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत पीछे थी। यानी सभी 8 जनपद जो 112 थे वह सभी 100 पायदान से ऊपर ही इनकी रैंकिंग थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद पिछले 4-5 वर्षों के अंदर जो कार्य हुआ है, नीति आयोग का मार्गदर्शन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की समय समय पे गाइडेंस मिलती रही। आज परिणाम है कि देश के जब इनकी रैंकिंग अभी हाल ही में 21-22 की आई थी तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने बेहतरीन प्रगति की है, उन टॉप 10 में से 5 यूपी के थे। टॉप 20, 112 में टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के सभी 8 के 8 जनपद टॉप 20 में थे। और उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने उन विकास खंडों को चिन्हित किया है जो इन 6 पैरामीटर पर, नीति आयोग के इन 6 पैरामीटर पर अभी भी पिछड़े हैं। उन 100 विकास खंडों को विकास की गति के साथ हम जोड़ सकें, एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित करने और वहां पर फिर हम विकास को एक गति दे सकें, इस पर एक कार्य प्रारंभ हुआ है और उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है, जिसमें हम लोगों ने हर एक विकास खंड में एक सीएम फेलोशिप भी वहां पर तैयार किया है, जो वहां पर जाकर के कार्य कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक कार्य को वहां पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के फील्ड में क्या कुछ होना है, इन्हीं सब क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य वहां पे प्रारंभ हुए हैं। तो उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर की गई है। सुशासन की महत्वपूर्ण शर्त समय पे न्याय भी होता है और त्वरित न्याय भी होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 जनपद ऐसे थे जिनके पास अब तक अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं थी।
वे किराए के भवन में जैसे तैसे चल रहे थे। उन 10 जनपदों में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को हम इंटीग्रेटेड भवन बना करके उसी के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड में हम लोगों ने अलग से की है, जिससे उन सभी 10 जनपदों में एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हो सके और तुरंत और सरल और सुलभ न्याय की व्यवस्था वहां पर लोगों को दे सके, आम जन को दे सके। इसके लिए भी ये व्यवस्था यहां पर की जा रही है। परिवहन निगम ने बेहतरीन काम किया था कोविड लॉकडाउन के दौरान। उन 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य, उनके घरों तक पहुंचाने में न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि 60 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों के भी थे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के भी थे। उन सबको हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा पे और जहां पे राज्य सरकारें हमसे अनुरोध करती थी वहां पर हम प्रयास करते थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा के नजदीक जो उस राज्य से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण केंद्र होता था वहां तक पहुंचाने का कार्य करते थे, क्योंकि ये मानवता की सेवा थी। और परिवहन निगम ने उस समय बेहतरीन कार्य किया था। आज परिवहन निगम इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है, तो उस दिशा में 1000 नई बसें वहां खरीदी जा सके, इसके लिए उन्हें हम लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं और ये कार्य यहां पर एक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश अभी भारत सरकार ने जो अपनी एक नई पॉलिसी लाई है कि पुराने जो वाहन हैं उन्हें स्क्रैप करने, उसकी पॉलिसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाई जा चुकी है। और मैं चाहूंगा कि जितने पुराने ऐसे वाहन हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, जो अब पॉल्यूशन का काम कर रहे हैं और जो सुरक्षा में खतरा पैदा कर सकते हैं या खतरा पैदा करते हैं, उन सभी को हमें स्क्रैप करवाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेरी आप सभी पूरे सदन से भी अपील होगी कि इस दिशा में अगर हम प्रयास कर सकेंगे तो एक अच्छा प्रयास होगा, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो सड़क पर होने वाली जो मौतें हैं, ये अत्यंत दुखद मौतें हैं और बहुत खराब स्थिति है। कोविड कालखंड में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम देखते हैं 2023 से यानी 2020 से लेकर के 2022 तक अब तक प्रदेश में इतनी बड़ी प्रदेश यानी 25 करोड़ की आबादी में 23,631 मौतें कोविड-19 से हुई। लेकिन ये पिछले 2.5 वर्ष के अंदर है। लेकिन जब सड़क रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत की हम बात करते हैं तो इसकी संख्या अकेले एक वर्ष में 20 से लेकर 22,000 पहुंचती है। ये बहुत दुखद है और इस दुखद सच्चाई को हम सबको भी स्वीकार करना होगा। इसका कारण है पुराने वाहन, रोड इंजीनियरिंग, इसका कारण है ओवर स्पीडिंग, इसका कारण है और भी जो कुछ लापरवाही, सीट बेल्ट लगा पहन करके न चलना, हेलमेट लगा के न चलना, ये बहुत सारे कारण हैं जिनको थोड़ी भी जागरूकता पैदा करने में हम सब भी अपनी भूमिका का और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। परिवहन निगम को 1000 नई बसेज उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तात्कालिक रूप से की जा रही है। इसको अभी कुंभ के लिए अलग से भी हम वाहन की व्यवस्था उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक प्रदूषण मुक्त व्यवस्था हम दे सकें, शहरीकरण की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी में केवल ITMS और स्मार्ट रोड ही नहीं बल्कि स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हो। उत्तर प्रदेश आज 5 सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन कर रहा है और आगरा में हमारा तेजी के साथ कार्य गतिमान है। वाराणसी के अंदर रोपवे की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेज की व्यवस्था भी हर सिटी के अंदर चले। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। जिन सिटी में इसको संचालित किया जा रहा है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन में जिन लोगों ने निवेश किया है, ऐसे वाहन का मैन्युफैक्चरिंग यहां पे हो, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन बने, इसके लिए अन्य फैसिलिटी यहां पे उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है, उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। ICDS और आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में, उनके अपग्रेडेशन के बारे में भी यहां पर सरकार ने इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में इसकी व्यवस्था की है।
सड़कों से जुड़े हुए और पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कार्यों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। और प्रदेश ने साथ साथ इसमें लखनऊ को प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ लखनऊ में कुछ अच्छे कार्य और हो सके, एक नाइट सफारी की घोषणा उत्तर प्रदेश के अंदर की थी। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोग इस बजट में करने जा रहे हैं कि लखनऊ में पोखरेल में नाइट सफारी हो सके और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभर सके। इसके लिए नाइट सफारी के साथ साथ यहाँ पर अन्य सुविधाओं को भी हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस पर तेजी के साथ कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके, इसके लिए उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलना है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने एमओयू किया है। इस पर भी हम लोग लगभग एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। 273 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मद में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के बेहतरीन सेंटर हमारे आईटीआई बन सकें। आज के दौर के ट्रेड उस पर हम दे सकें, लोगों को इसके साथ जोड़ सकें, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़ सकें। इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है। तकनीक का उपयोग उसमें कैसे किया जा सकता है, इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा संपन्न करना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं पे हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और इस दिशा से राज्य सरकार ने इस व्यवस्था, इसके लिए सर्विलांस और ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, परीक्षा केंद्रों के सर्विलांस और उसके निगरानी तथा नकल विहीन परीक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करने जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों के साथ ही कोविड कालखंड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हुए थे, उन बच्चों के लिए हर कमिश्नरी में हम एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि मार्च अप्रैल में सभी 18 हमारे मार्च से जून के बीच में सभी 18 विद्यालय संचालित हुए। सभी आवासीय विद्यालय हैं। इन सभी आवासीय विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधा से युक्त करने के साथ ही वहां पे उनकी लॉजिंग, उनकी फूडिंग और अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और हर प्रकार की गतिविधियों के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई के साथ हम करने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की जो आवश्यकता पड़ी है, उसके लिए व्यवस्था हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के लिए भी इसमें व्यवस्था की जा रही है। जो अपने दिव्यांगजन हैं, खासतौर पर दृष्टिबाधित है, वो बधिर हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हैं, इनके लिए भी सरकार ने पहले ही इनकी पेंशन की राशि 2017 में आए थे 300 रुपए इनको मासिक पेंशन मिलती थी। अब हम लोगों ने इनकी पेंशन की राशि को 12,000 रुपए सालाना किया है, यानी 1,000 रुपए हर महीने इन दिव्यांगजनों को इस सुविधा प्राप्त होगी। कुछ लोगों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और यह कार्य यहां पर किया जा रहा है। साथ साथ महोदय, इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो अन्य प्रावधान किए गए हैं, खासतौर पर मां विंध्यवासिनी का धाम, वहां पर एक बेहतरीन कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हुई। तो काशी विश्वनाथ धाम में आपने देखा होगा, पहले वर्ष में, पूरे वर्ष भर में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु वहां आ पाते थे। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद इस वर्ष सावन के महीने में, 1 महीने में ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी में आया था। जब कोई पर्यटक या टूरिस्ट आता है कहीं भी, किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर, तो अपने साथ ढेर सारे रोजगार का सृजन करता है। गाइड के लिए कार्य मिलता है, टैक्सी ड्राइवर के लिए कार्य मिलता है, होटल और रेस्टोरेंट में कार्य मिलता है, आसपास के मार्केट में भी एक बूम आती है, हर एक व्यक्ति जुड़ता है, एक इकोसिस्टम बनता है अपने आप में। और वह वहां पर काशी में देखने को मिला है। हमारे पास इस प्रकार के स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे रिच है, सबसे धनी है।
हम इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ है, अयोध्या है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद जो स्थिति आने वाली है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का है, मथुरा वृंदावन के विकास की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। अभी मैं अयोध्या गया था, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट डबल इंजन की सरकार अकेले अयोध्या के अंदर वर्तमान के वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है। लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मथुरा, वृंदावन, बरसाना और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार खर्च कर रही है। ऐसे ही काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, अन्य सभी जगहों के लिए कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और काशी और प्रयागराज के बीच में मां विंध्यवासिनी का धाम एक पवित्र शक्तिपीठ के रूप में है। और वहां पे मां विंध्यवासिनी धाम में जो त्रिकोण है, जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, जिसमें मां विंध्यवासिनी मंदिर है, मां अष्टभुजा मंदिर है, मां काली खो मंदिर, इसके परिक्रमा पथ और वहां पर अन्य जन सुविधाओं के विकास के लिए भी धनराशि की व्यवस्था के साथ ही वहां के व्यवस्थित विकास को आगे बढ़ाया जा सके। और महोदय, लखनऊ से सटे हुए नैमिषारण्य, भारत का पूरा वैदिक ज्ञान की धरोहर को जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, उसको एक लिपिबद्ध किया था, वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य, उसका महात्मा, लेकिन उसकी जितनी उपेक्षा हुई, वहां पर इस वैदिक ज्ञान की परंपरा को हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए वहां पर राज्य सरकार के स्तर पर अब एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना कर सके और इस पर हम व्यापक शोध को आगे बढ़ा सकें। और उसके लिए पर्यटन विकास की भी एक बड़ी योजना को हम राज्य सरकार के स्तर पर भी और भारत सरकार का स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भी नैमिषारण्य के व्यवस्थित विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम यानी उसको आगे बढ़ा चुके हैं। और बहुत शीघ्र लखनऊ से नैमिषारण्य के बीच में हम लोग हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से वहां जा सके। हेलीपैड की व्यवस्था, हेलीपोर्ट की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई को वहां पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई नैमिषारण्य की दृष्टि से भी हम लोग करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश के अंदर जो अन्य कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत धनी है कि यहाँ पे कलाकारों की भी एक बहुत अच्छी टीम है, एक विरासत है। इसमें वाराणसी, लखनऊ, किराना, ये बहुत सारे ऐसे घराने थे जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाई। अलग अलग जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन हर एक जगह एक विधा को लेकर के लोग चले। लेकिन आजमगढ़ में हरिहरपुर एक ऐसी जगह है जहां पर कला की तीनों प्रकार की विधा है, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों एक ही गांव में लोग, वहां के स्थानीय कलाकारों ने, जिसने देश को बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दिए। शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने भारत के शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मान्यता दिलाई, उस प्रकार के कलाकारों की भूमि हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने धनराशि की व्यवस्था यहां पर की है। और साथ साथ प्रयागराज कुंभ की बात होगी तो प्रयागराज कुंभ के साथ नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के साथ भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। गंगा अविरल हो, निर्मल हो। जो शेष एसटीपी बची हुई हैं उनको समय से पूरा करना, 25 के पहले पहले गंगा की धारा को एकदम निर्मल और अविरल बनाना। जो भी श्रद्धालु आए वह प्रयागराज कुंभ में आकर के अभिभूत हो जाए। यह हम सबका न केवल एक शासकीय दायित्व है बल्कि एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि कोई भी श्रद्धालु आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा अतिथि बनकर के आएगा।
उसका सम्मान करना, अतिथि देवो भव के इस पवित्र भाव के साथ उसको सम्मान देना और उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने केंद्रों को, धार्मिक केंद्रों को उस रूप में प्रस्तुत करना, इस कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था इसमें की है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की योजना युद्ध स्तर पर चल रही है और इस कार्यक्रम को भी गति देने के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी देने की व्यवस्था के लिए भी इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ये व्यवस्था की गई है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा यह उन सभी योजनाओं को जो मूल बजट में वंचित रह गए थे या किन्हीं कारणों से उनको वहां स्थान नहीं मिल पाया था, वह यहां पर करने का प्रयास हुआ है। महोदय, मैं आज के इस अवसर पर केवल अंत में इस माननीय सदन से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें अपने विकास, लोक कल्याण के विजन को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विश्वास भी रखती है, समाज के हर तबके को जोड़ने की। और इसलिए योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ भी सबको और पूरी ईमानदारी के साथ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब देख करके शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया हो। किसी भी फील्ड में हम जाकर के देखेंगे तो उन कार्यक्रमों को वहां उसको उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और इसके बारे में हम लोग हमेशा उन सभी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग आज भी शासन की मंशा और शासन की कार्य पद्धति पर टिप्पणी करते हैं, मुझे उनसे केवल एक उस पाश्चात्य दार्शनिक इन पंक्तियों से उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि यानी इन सबको समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन कार्य है। और मुझे लगता है कि हमारे सभी मित्रगण इन सभी बातों को, खासतौर पर विपक्ष में बैठे हुए मित्रगण इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को कर रही है। मेरी पूरे सदन से एक अपील होगी कि उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है फरवरी माह में और इन्वेस्टर समिट के बाद ही मुझे लगता है कि बजट सेशन उसके बाद ही हो भी पाएगा। हम सबका दायित्व बनता है कम से कम अपनी विधानसभा के लिए शासन ने जो 25 सेक्टर चिन्हित किए हैं उस 25 सेक्टर में हम निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें आपकी स्वयं की छवि भी इसमें बनेगी और आपको भी इस 25 सेक्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिसमें हम लोगों ने डिफेंस का, एरोस्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण नीति, नागरिक उड्डयन की नीति, एमआरओ नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो हमारी पॉलिसी है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति, फार्मा की नीति, आईटी, डाटा सेंटर, सौर ऊर्जा, कृषि, एक्सपोर्ट की, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप, बायो एनर्जी, हैंडलूम और वस्त्र नीति, पर्यटन नीति, हमारी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की पॉलिसी है, फिल्म नीति है, एमएसएमई की नीति है। यानी इन सभी को लेकर के अगर आप देखेंगे औद्योगिक विकास और रोजगार से संबंधित नीति, ये 25 अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसी के अंतर्गत एक पर्याप्त लैंड बैंक बना करके हम लोग निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया इस निवेश की तरफ देख रही है और दुनिया यहां पे निवेश करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। हमारे लिए हर एक निवेशक आदरणीय है, सम्मानीय है और अपने हर एक इन्वेस्टर पार्टनर को यहां पे सुरक्षा और हर प्रकार की सुविधा देना ये हमारा दायित्व है। हम उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। लेकिन हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब स्थानीय स्तर के हमारे उद्यमी व्यापारी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़े। विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर हम भी अपने स्तर पर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, हर एक स्तर पर कर सकते हैं। अच्छे विश्वविद्यालय बन सकते हैं, कोई जनपद एजुकेशन का हब बन सकता है, कोई जनपद उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल का हब बन सकता है। आखिर प्राचीन काल में थे ना, काशी धार्मिक नगरी के साथ साथ शिक्षा की एक नगरी थी, वैदिक ज्ञान की एक नगरी थी। प्रयागराज कभी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभराई था। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जनपदों में अलग अलग केंद्र भी बना सकते हैं और जनपद में अलग अलग सेक्टर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को इस दिशा में प्रयास करवा करके किसी भी सेक्टर में वहां निवेश करना चाहेगा, सरकार इन सबको उनके साथ जोड़ने के लिए तत्पर है। और सरकार के द्वारा जो लेट लपीती होती थी, हम लोगों ने निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेश की हर प्रक्रिया को एक सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 300 देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र का यह पोर्टल है, जिसमें 340 से अधिक सेवाओं को हम उसके माध्यम से दे सकते हैं। जिन लोगों के द्वारा हमारे साथ एमओयू होगा, उसको भी निवेश सारथी के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसकी एक एक कार्रवाई की मॉनिटरिंग करना और कहां पे अटका हुआ, अगर किसी स्तर पर वो अटका हुआ है तो उसकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी तय करना और साथ साथ जिन्होंने निवेश कर लिया है वह समय से उनका इंसेंटिव उन्हें मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर एक पूरी व्यवस्था, एक पोर्टल उस रूप में विकसित करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं यहां पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी अगर थोड़ा रुचि ले लेंगे अपनी विधानसभा स्तर पर, अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में या प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई निवेशक वे भी आना चाहेंगे, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर माननीय सदस्यों ने 10 माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा। उनके महत्वपूर्ण सुझाव ये सदन में आए हैं। हमारे वित्त मंत्री उन सबको उसके साथ जोड़ते हुए यहां पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस माननीय सदन से अपील करूंगा कि प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के अंदर प्रदेश की पहचान को देश और दुनिया के अंदर प्रस्तुत करने के लिए ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग सर्वानुमति से पास कर पाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सप्लीमेंट्री डिमांड पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपका हृदय से एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वित्त मंत्री बोलेंगे तो आपको अपने माननीय वरिष्ठ सदस्यों के कहने के ऊपर ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने पीपीपी मोड पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं संभल और महाराजगंज शामली में, इस सत्र में उन्हें चलाने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने परमिशन भी दे दी है। और मुझे लगता है इन तीनों जनपदों से जुड़े हुए जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके प्रयास थे, उनको मैं इसके लिए बधाई भी दूंगा कि उनके प्रयास सार्थक ले रहे हैं। आज बच्चे वहां एडमिशन लेंगे, इस सत्र में एडमिशन लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, इनमें एमबीबीएस की सीट इस सत्र में जो काउंसिलिंग के लिए जानी जा रही है वह 10,500 एमबीबीएस यानी यूजी में 10,500 सीट पर एडमिशन अकेले उत्तर प्रदेश में होंगे। यह उत्तर प्रदेश है जिसमें हमने दुगने से ज्यादा सीटों पर एडमिशन उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष में करने में हमने सफलता प्राप्त की है। नर्सिंग क्षेत्र ऐसा है जो 100% उन्हें इस फील्ड में जॉब के साथ जोड़ देता है और खासतौर पर बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर देता है। निजी नर्सिंग कॉलेजेस भी बने हैं, सरकार उनको हतोत्साहित नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोगों ने 23 नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस को भी हम स्थापित कर रहे हैं या कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर ऐसे ही हम लोगों ने 22,555 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का गठन हम लोगों ने किया है और देश के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड
5 करोड़ 11 लाख परिवारों को उपलब्ध कराने वाला, 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को उपलब्ध कराने वाला, यानी इतने कार्ड हम लोगों ने अब तक गोल्डन कार्ड वितरित कर दिए हैं। ये प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया है। और पीएचसी स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आरोग्य मेला हर रविवार को लगेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य से संबंधित महिला और बाल विकास से जुड़ी हुई सभी प्रकार की स्कीम को वहां पे प्रदर्शन होगा, उसका मेला भी लगेगा। यह कार्रवाई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों का इसके माध्यम से हम उपचार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी एक प्रमोट फार्मा नीति को भी हम लोग यहां पर बना चुके हैं और प्रदेश का पहला फार्मा पार्क हम लोग ललितपुर में बनाने जा रहे हैं। इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। महोदय, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे बेहतरीन लाभ मिला है। और पंडित जी, आप तो जिस जनपद से आते हैं आप उसको देखते होंगे, आपने स्पीकर के रूप में भी आप भी जाते थे, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी आप देखते थे, सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में भी देखते थे, और आज तो आपके जिले में माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। माधव बाबू भी आप लोगों के साथ इमरजेंसी में जेल में थे और उन्होंने उस जिले को एक नाम आगे बढ़ाया था। उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में भी किया है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? कभी नहीं। कोई सोचता था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि महाराजगंज, कल ही महाराजगंज के पीपीपी मोड पर बने हुए मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? कोई सोचता था कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कभी देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहां कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो? कोई सोचता था सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे जनपद हैं जिन जनपदों को माना जाता था कि साहब यहां पर व्यक्ति की मौत की कीमत नहीं थी, बीमारियां हर वर्ष उनको निगलती थी। अगर आप उत्तर क्षेत्र को देखेंगे, ये पीछे कुछ लोग थोड़ा ज्यादा वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, पीछे थोड़ा उनको ठीक कर देते। पीछे की तरफ जो लॉबी है उसमें यहां अंदर मान्य सदस्य गण यहां सुन रहे हैं, उनके बाहर देख के रहे हैं कमेंट्री से यहाँ के उसमें मुझे बोले जरा शांत रखें। महोदय, दोनों तरफ देख लें। मैं इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, इंसेफ्लाइटिस कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सहारनपुर तक अगर आप जाएंगे, इंसेफ्लाइटिस से 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत इसी सीजन में होती थी, इसी सीजन में होती थी। और ये मरने वाले बच्चे कौन थे? या तो दलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतरीन प्रयास किया, भारत सरकार के साथ समन्वय बनाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त, इंसेफ्लाइटिस समाप्त। एक मॉडल है दुनिया के लिए। डेंगू वाराणसी से लेकर के बलिया तक, चिकनगुनिया आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, कालाजार बिहार से सटे हुए जनपदों में अपना कहर बरपाता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज इस बीमारी को हम लोगों ने वहां पे नियंत्रण करने के साथ आगे बढ़े। हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उसकी स्ट्रेंथनिंग की है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया है, उसमें बेहतरीन प्रयास हुए हैं। लेकिन उसमें और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, हर अच्छे कार्य में और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जहां पहले नहीं होता था, हम तो परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, हम कुछ भी घोषणाएं करें, अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब हमारा प्रयास बेकार है।
लेकिन अगर हमने प्रयास प्रारंभ किया, हमने प्रयास करने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयास सार्थक है और हमने जो किया है वो सार्थक परिणाम दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट ओरिएंटेड उस बात को मैं यहां पे सदन में रखा हूं, एन्सेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए हमने कार्य किया। कोरोना प्रबंधन का मॉडल हम लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी आबादी में हम उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर इस स्पीड में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरह हम बढ़ सके। सच्चाई क्या थी? आजादी के पहले से लेकर के केजीएमयू 1915 में स्थापित हुआ था, 15-16 में स्थापित हुआ था। बीएचयू 1915-16 में स्थापित, 16-17 में 1916 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद क्रमिक रूप से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बने थे। 60 के दशक में 7 मेडिकल कॉलेजेस उस समय बने थे, 7 केवल क्रियाशील हुए थे। आज स्थिति क्या है? यानी कुल मिलाकर के हम आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक देखेंगे, 16-17 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेजेस 1947 से लेकर के 2017 तक स्थापित हुए थे। और आज मैं कह सकता हूं केवल हमारे अब 10 जनपद बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है। उन 10 जनपदों में भी हम लोग एक नया मॉडल लेके आने जा रहे हैं और उसके बाद हम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। सरकार इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसको लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? कल की जो गोमती नगर की घटना है उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं।
यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है, आज तो हमने 5,500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंतर बोल देना, पंडित जी आप उसके बाद बोल रहे, हाँ अब बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कभी फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा, उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ेगी और मुझे प्रसन्नता है, वो किसी भी कोई मकान मिले होंगे लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने एक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1,000 रुपए महीने हम पेंशन की तो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। किसी का चेहरा देख करके नहीं दिया गया, योजना सबको, सहयोग सबको, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ एक कार्य किया गया। 2 करोड़ 62 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,866 गांवों में हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करके
घरौनी वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें अब तक 75,78,000 से अधिक घरौनी तैयार है, जिसमें से 66,69,000 परिवारों को घरौनी वितरित कर चुके हैं। गांव में जिस व्यक्ति का, जिस गरीब का जहां घर है, वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार उसको प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत इसको दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक हर परिवार को हम इससे आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना आज जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, वह है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग इस दिशा में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांवों में आज भी गरीब योजनाओं से वंचित रहता है। उसमें सेक्स सूची में उसके साथ अन्याय किया गया, क्योंकि उस बेचारे के पास वहां अपनी वॉइस नहीं है, वंचित है, उसकी कोई वॉइस नहीं है, उसकी जाति कम है, जो दबंग है उसी का मोहरा बन करके रह जाता है। हम एक सर्वे करवा करके उन परिवारों को बेहतरीन जीवन जीने के लिए फैमिली आईडी के साथ जोड़ने जा रहे हैं और हर परिवार के एक व्यक्ति को फिर रोजगार के साथ उसी योजना के माध्यम से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। यह कार्य भी प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। SCR स्कीम के अंतर्गत भी हम लोगों ने कल यहां पे स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा की है। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर एक संतुलित, समावेशी और स्थायी शहरी नियोजन के लिए हम लोगों ने लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतरीन हो, लोगों को बेहतरीन सुविधाएं यहां प्राप्त हो सके, इसके लिए एक नियोजित और संतुलित विकास के लिए, समावेशी विकास के लिए इस कार्य योजना को सरकार यहां पर लेकर आई है। और इस पर हम लोगों ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पे सरकार ने इस दिशा में यहां पे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं और उसको लेकर के हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। अगर पिछली सरकारों के डाटा को आप देखेंगे, मैं आपको कुछ यहां पे उपलब्ध भी कराता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जरूर इन चीजों पर ध्यान देंगे कि ये डाटा वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और आप लोगों के ध्यान का आकर्षण का भी माध्यम ये बनना चाहिए। आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए और मान्य सदस्यों की भी जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां तो चर्चाएं बार बार होती हैं। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी, और एससी की सीट थी वह 21.34% थी। और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं, देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, अथवा ये आंकड़े हैं लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के।
और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%, ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964, और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%, यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74%, और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं, एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्रावधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था, और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक, अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत समय व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीजों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी माननीय सदस्य इस बात को साक्षी रहे हैं, जो उस समय यहां इस सदन के माननीय सदस्य रहे होंगे। आप तो उस समय स्पीकर ही थे, इसी सदन में गूंजा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे। 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है। क्या ये संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा, और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते।